आज हम लोग फिर से हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इसका ये सेकंड वीडियो है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। इससे पहले किरचॉफ्स के लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता है किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें कि ना तो आसानी से सीरीज़ का पता चलता है, ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन का पता चलता है, ना ही हम लोग वहाँ पे ओम्स के नियम को अप्लाई करके रेसिस्टेंस या फ्लो ऑफ करंट निकाल सकते हैं या पोटेंशियल ऑफ द सेल निकाल सकते हैं या डिवाइस पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो निकाल सकते हैं। तो वैसे स्थिति से निपटने के लिए ही हम लोग किरचॉफ्स के दो नियम को पढ़े थे। किरचॉफ्स के बेसिकली जो दो नियम थे उसका डिटेल इसी चैनल पे बना हुआ है, वहाँ देख लोगे तभी ये सारे टॉपिक समझ में आएगा। आज हम लोग इस टॉपिक्स के सेकंड वीडियो में अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उसमें करंट और रेसिस्टेंस के लिए जो भी वैल्यूज़ निकालनी होगी वो हम लोग आज फाइंड करेंगे कि क्या क्या हो सकता है निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले फिर से आज हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि किरचॉफ्स के नियम में था क्या क्या। देखोगे यहाँ पे पहला जो था जिसको कि हम लोग को किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कह रहे थे, ठीक है। इसी को हम लोग जैक्सन रूल भी कह रहे थे या इसी को केसीएल भी कह रहे थे, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें क्या समझ में आया था कि अगर किसी भी अलग अलग पाथ से अगर करंट आ रहा हो तो उसके जो जंक्शन पॉइंट होते हैं उस पर टोटल जो करंट होता है जंक्शन पॉइंट पे जो जंक्शन करंट होंगे वो टोटल जीरो होते हैं। यानी कुल मिलाकर हम लोग समझ पाए थे कि ऑल जंक्शन द सम ऑफ द करंट इंटरिंग द करंट, यानी इस जंक्शन पे जितना करंट इन करेगा एंड सम ऑफ द करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन, और जंक्शन से जो जितना जाएगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसकी बातें हम लोग सीख चुके थे। दूसरा था क्या कि किरचॉफ्स सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसी को हम लोग लूप रूल भी कह रहे थे, ठीक है, या फिर अगर हम लोग कहें तो केवीएल कह रहे थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें यह था कि किसी भी क्लोज लूप में अगर टोटल जो पोटेंशियल होता है ऑफ द सेल ऑफ द सर्किट जो होगा वो हमारा टोटल जीरो होता है। यानी हम लोग कह सक रहे थे उसके लिए कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल चार्ज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज़ जीरो, ठीक है। उसमें भी ये समझ में आया था कि जितना टोटल पोटेंशियल ऑफ द लूप होगा वो हमारे लिए कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। पहला जो लॉ था वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेस्ड था, और जो दूसरा नियम था या किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड था, ठीक है। तो ये दोनों बातें हो चुकी थी, इसकी डिटेल वीडियो है इसलिए पीछे ज़रूर देखोगे। उसके बाद आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये कुछ पॉइंट पे इंडिकेट करेंगे कि कैसे क्या क्या पॉइंट अप्लाई किया जाए किरचॉफ्स के नियम को अप्लाई करने के लिए। उसकी कुछ बेसिक रूल था उस वहाँ भी हम लोग लिखे थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग को एक ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ करंट सर्किट, करंट फ्रॉम वन या फिर मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन सेल के लिए हम लोग को सर्किट प्लॉट करना होगा, ठीक है, जिसमें फॉलो ऑफ केसीएल का नियम का पालन कर रहा हो, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हम लोग को पता चले कि कहाँ से हो रहा है। दूसरा है चूजिंग लूप शुड बी क्लोज्ड, जो हम लोग लूप लेंगे वो क्लोज्ड होना चाहिए, यानी जिस पॉइंट से इन कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वापस आकर वहीं पर वो लास्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट मायने रख रहा था वो डायरेक्शन ऑफ लूप। इसी को हम लोग बार बार रिपीट करके अभी सॉल्व करने वक्त यूज करेंगे वर्ड पाथ, ठीक है। तो पाथ कैसा हो सकता है, तो पाथ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। क्लॉक या एंटी क्लॉक का क्या मैटर था, तो जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर एक क्लोज लूप बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो सेल हम लगाए हुए हैं और रेसिस्टेंस से ये कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे दो सेम इसी सिचुएशन पे हम दो सर्किट क्रिएट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कब क्लॉक और एंटी क्लॉक इस बात को कहेंगे। सिंपली हम लोग जानते हैं कि अगर ये घड़ी का डायरेक्शन हो और हम पाथ को इसी डायरेक्शन पे इंडिकेट करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज पाथ, ठीक है। ये अंदर का जो हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे, हालांकि करंट का डायरेक्शन अपना हो सकता है जिसमें हम लोग जो बैटरी लगे हुए होंगे, जो सेल लगे हुए होंगे उसके प्लस टर्मिनल से दिखाएंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है बच्चों के साथ कि अगर दो या दो से अधिक सेल लगा हो तो हम किसके साथ करंट का फ्लो दिखाएंगे, तो हम किसी भी एक क्लोज लूप में जो मैक्सिमम
पोटेंशियल रखता हो, जैसे ये 10 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, तो हमारे लिए 10 वोल्ट ज़्यादा मायने रख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो प्लस टर्मिनल होगा उस डायरेक्शन से हम लोग करंट को दिखाना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट के डायरेक्शन के साथ ही लूप को बना सकते हैं या करंट के अपोजिट बना सकते हैं। मान लिया जाए कि करंट का यही सर्किट यहाँ पर है जिसमें कि 10 और 2 वोल्ट का 2 सेल लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉक, क्योंकि घड़ी की जो डायरेक्शन होती है इसके अपोजिट है, तो ये हमारा एंटी क्लॉक का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज इस चीज़ को हम लोग कहेंगे। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि जो पाथ बनाए वो क्लॉक वाइज बना रहे हैं या एंटी क्लॉक वाइज बना रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी मायने नहीं रखता है कि मान लिया जाए कि एक ही सर्किट में 2 या 2 से अधिक लूप बना हो, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या किसी को अगर क्लॉक वाइज ले रहे हैं तो दोनों को लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तुम एक को क्लोज, एक को क्लॉक वाइज, दूसरे को एंटी क्लॉक वाइज, या पहले को एंटी क्लॉक दूसरे को क्लॉक वाइज लेकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम लोग इसी सॉल्यूशन पे चलेंगे। और उसके बाद जो चौथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था हमारे लिए पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन हम लोग को समझना था, ठीक है। ड्रॉप या गेन, ये ड्रॉप या गेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल हो गया, ठीक है, ये बैटरी है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, इसी को हायर इसी को लोअर पोटेंशियल कहेंगे। तो करंट यहाँ से निकल के अपना जाएगा, लेकिन हमारे लिए मायने रखेगा पाथ का डायरेक्शन अगर करंट के ये डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी हाई से लो की ओर दिखा रहा है हमारा पोटेंशियल, तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। ये हमको मायने नहीं रखेगा, ये पाथ है। पाथ कैसा होगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक हम अपनी सुविधा अनुसार लेंगे, ठीक है। तो ये होगा, अगर हम इसी सर्किट पे मान लो इसी सेल पे हम बात करते हैं, ये हायर और ये लो है, प्लस माइनस है, और अब पाथ का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो ये पाथ का डायरेक्शन लोअर टू हाई है, ठीक है। यहाँ क्या था, हाई टू लो था, यहाँ पर क्या है, लो टू हाई है, ठीक है। तो लो टू अगर हाई होता है तो हमारे लिए पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो ये पोटेंशियल की कहानी हो गई। अब ऐसा ही कहानी हम लोग को रेसिस्टेंस के साथ समझना पड़ेगा। रेसिस्टर्स, ये रेसिस्टर्स हो गया, करंट हमेशा हाई से लो की ओर ही जाता है, लेकिन देखना होगा पाथ का क्या डायरेक्शन होता है। पाथ वर्ड वाला फिर से यूज हो रहा है, पाथ यानी अगेन क्लॉक या एंटी क्लॉक जो होगा, अगर हमारा हाई से लो की ओर जा रहा है डायरेक्शन, अगर हाई टू लो की ओर दे रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो मान होगा यहाँ पर ये नेगेटिव के साथ होगा, ठीक है। यानी इस रेसिस्टेंस के साथ अगर आई करंट इन कर रही है तो माइनस आई आर लिखेंगे, जो पोटेंशियल इस रेसिस्टेंस के लिए होगा। लेकिन मान लिया जाए कि इसी हम रेसिस्टर्स के लिए बात करें, ये हाई और ये लो पोटेंशियल हो गया, लेकिन करंट का डायरेक्शन ये है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट इन रेसिस्टेंस अगर है हमारे पास, तो ये लो टू हाई हो गया। तो वैसे स्थिति में हमारे पास मान क्या होगा, पॉजिटिव में। यानी अगर हम कह सकते हैं कि इसका रेसिस्टेंस आर है और इसमें आई करंट इन कर रहा है, तो वैसी स्थिति में हमारे पास प्लस आई आर ये पोटेंशियल हो जाएगा इसके लिए। कुल मिला के फिर से सुन लो एक बात, कुल मिलाकर पाथ हमारे लिए सबसे मायने रखता है। पाथ अगर बैटरी के अंदर अगर प्लस से माइनस इन कर रहा है तो हमारा डायरेक्शन माइनस होगा। बैटरी के अंदर अगर माइनस से प्लस, देखो यहाँ माइनस से प्लस की ओर इन कर रहा है तो प्लस लेंगे। रेसिस्टर्स के साथ अगर हाई से लो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर पाथ का डायरेक्शन है तो वो हमारे लिए माइनस होगा। लेकिन अगर करंट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट हमारा पाथ का डायरेक्शन बनता है क्लॉक या एंटी क्लॉक की वजह से, तो हम जो पोटेंशियल लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे। ये तो बेसिक बात हो गई। ये बेसिक बात पिछले वीडियो में भी हम लोग किए हुए थे जहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। चलो देखोगे सब यहाँ पे एक हम सर्किट बना चुके हैं, ABCDEF एक क्लोज लूप के साथ सर्किट है जिसमें तीन सेल लगे हुए हैं जो अलग अलग पोटेंशियल का है। पहला ये हो गया कि ये सारा क्लोज लूप के साथ है, ठीक है। यहाँ पे दो क्लोज लूप है, एक ये इसको हम पहला मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा दूसरा है। तो इसके एक एक करके हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे। और इसमें देख सकते हैं कि दोनों जगह पे हमारे 20 वोल्ट का सेल है। तो कहीं एक जगह हम करंट का आउटपुट ले लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ से करंट जो है वो आई निकल रहा है, तो यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, यानी ये कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है। इसके अंदर आई ही इन करेगा, लेकिन जैसे यहाँ आई आता है वैसे यहाँ आई को दो डायरेक्शन मिल जाता है, एक ये और एक ये है। मान लिया जाए कि नीचे हम I1 मानते हैं और ये I2 है, यानी I जो है वो एक्चुअली I1 प्लस I2 है, ठीक है। यहाँ से ये इसके अंदर I1 इन किया, यहाँ पर इन करने के बाद ये यहाँ पर आ गया I1, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से देखो, इस सर्किट पे बात करेंगे, इस रेसिस्टेंस पे, तो ये I2 इन किया, यहाँ सेल के साथ इन करते हुए यहाँ आएगा, यानी कुल मिलाकर फिर यहाँ पर I जो है I1 और I2 मिलकर ये I बन जाएगा, यानी जितना आउट हुआ था उतना ही इन कर जाएगा, जो कि हमारा KCL का रूल्स कहता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लोज
क्लोज लूप मान लिया यहाँ से स्टार्ट करते हैं CBEDC, CBEC, CBEDC, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं हमारा क्लोज हो रहा है, तो ये हमारा एक क्लोज लूप हो गया। अब हम लोग को एक पाथ प्लॉट करना है, तो हम स्वेच्छा से कोई भी पाथ प्लॉट कर सकते हैं। चलो हम ये पाथ प्लॉट किए जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो पाथ के साथ ही मायने रखेगा कि इस सर्किट में करंट किस किस डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है। जैसे हम यहाँ पे बात करें सेल के साथ, तो पहले सेल वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। जैसे ये करंट यहाँ से निकला तो ये यहाँ से इन करके इसमें जाएगा, तो पाथ का भी डायरेक्शन कुछ ऐसा ही है, यानी ये भी लोअर टू हाई जा रहा है, तो इसलिए हमारे पास इसका जो मान हो गया वो +20 हो गया, ठीक है, +20 यहाँ इसके साथ। अब इस सेल पे गौर करो तो इसके इस सेल के साथ ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से अगर करंट इन कर रहा है तो हाई से लो आ रहा है, यानी ये हमारा क्या हो गया -10। अब रेसिस्टेंस पे बात करते हैं, तो यहाँ रेसिस्टेंस देखो ये आई इन कर रहा है, ये डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन यही है और करंट का भी डायरेक्शन यही है, तो दोनों एक डायरेक्शन होने की वजह से हमारा मान नेगेटिव में होगा, तो -10I, क्योंकि इसके साथ आई ही इन कर रहा है। अब यहाँ पे आओ, ये भी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों मैच कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन पाथ करंट का हो गया और ये पाथ का हो गया, तो यहाँ पे जो इन कर रहा है वो I1 कर रहा है, तो यहाँ -10I1 हो गया, ठीक है। सेल का लिख चुके हैं और फिर ये इन कर गया, तो यानी टोटल जो होगा, टोटल पोटेंशियल ऑफ द क्लोज लूप क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ मान क्या हो गया, 10 -10I -10I1, ठीक है। एक इसके साथ ये I है और इसके साथ I1 है, I1 = 0। तो अगर हम इस दोनों को उधर लेके चले जाते हैं तो 10I + 10I1 = 10, यानी कुल मिलाकर I + I1 = हमारे पास मान हो गया 1। I हमारा क्या है, I1 + I2, ठीक है, यही है, चूँकि I को ही हम I1 + I2 कह रहे हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, I1 2I1 + I2 = 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, जो आगे सॉल्यूशन के लिए हमको हेल्प करेगा। चलो आओ दूसरे लूप पे आते हैं। चलो इस पे भी हम लोग ऐसा ही कोई डायरेक्शन ले लेते हैं, एंटी क्लॉक ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन है हमारे पास। तो जो क्लोज लूप बन रहा है, ठीक है, क्लोज लूप जो है ये हमारा कौन कौन है, चलो यहाँ से करते हैं BAFEB, BAFB। चलो यहाँ पे सबसे पहले सेल देख लो, यहाँ पे एक सेल एक यहाँ पर है, तो यहाँ गौर करो तो ये पाथ का डायरेक्शन हो गया। करंट कैसे निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, तो करंट का ये डायरेक्शन हो गया। तो करंट का जो ये डायरेक्शन है, पाथ का भी ये डायरेक्शन है और ये प्लस से माइनस इन कर रहा है, यानी हमारे पास यहाँ क्या हो गया, -20। अब यहाँ पर ये जाकर इसके साथ जो इन करेगा यहाँ पर, तो हमारे पास जो वैल्यू हो गई, ठीक है। चलो देखोगे यहाँ जो करंट इन कर रहा है, ये करंट तो यहाँ I2 जो हमारा आएगा, ये I2 जो आएगा ये तो इधर से निकल जाएगा। यहाँ पे इस सेल के अंदर जो करंट डायरेक्शन इन कर रहा है वो I1 ये ऐसे इन कर रहा है, और ये हमारा सर्किट का ये जो पाथ का डायरेक्शन हो गया, तो दोनों अपोजिट हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मान निकल के आ रहा है, ये प्लस से माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 वोल्ट हो गया और ये लूप BAFEB है, ठीक है, EB। चलो अब हम लोग आते हैं रेसिस्टेंस के पास। तो रेसिस्टेंस देखो यहाँ, ये करंट का जो डायरेक्शन है वो पाथ का डायरेक्शन है, इसलिए -10 यहाँ I2 इन कर रहा है, 10I2, ठीक। लेकिन ये देखो यहाँ I1 जो इस रेसिस्टेंस पे इन कर रहा है ये जस्ट अपोजिट है, तो ये +10I1, तो टोटल मान कितना हो गया, 0। तो यहाँ हमारे पास -10 = 10I2 -10I1, ठीक है। 10 अगर हम लोग कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं तो -1 = I2 - I1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 - I2 = 1। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, 2I1 + I2 = 1 और यहाँ I1 - I2 = 1 है। तो यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये ऐड कर लेते हैं सबको, ये कैंसिल आउट होने के बाद 3I1 = हमारे पास मान हो गया 2। तो I1 = क्या हो गया, 2/3। ये I1 का मान निकल गया। चलो I2 के लिए हम लोग कोई भी इक्वेशन पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है, I1 - I2 = 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे I1 का मान अगर हम लोग पुट कर लेते हैं, 2/3 - I2 = 1, 1 को यहाँ लेके आएंगे तो 2/3 - 1 = I2, ठीक है। यहाँ एलसीएम हमारे पास 3 2 - 3 = I2। तो I2 का जो मान है वो हमारा निकल गया -1/3,
I2 का, और I1 का मान निकल गया 2/3। ठीक, ये माइनस क्या बताता है? माइनस ये बताता है कि आप जो I2 का जो डायरेक्शन लिए हुए थे, ये जो डायरेक्शन लिए थे, एक्चुअली इसके ये अपोजिट वर्क कर रहा है, यानी ये डायरेक्शन हमारा कुछ ऐसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये दैट्स वाई इसके पास हमारे पास माइनस है। तो टोटल करंट कितना हो गया? I, क्योंकि हम लोग को अलग अलग रेसिस्टेंस पे पता करना था करंट कितना कितना होगा, क्योंकि कुछ रेसिस्टेंस के साथ I1 जा रहा है तो किसी के साथ I2 जा रहा है, और हमारे पास एक ये भी रेसिस्टेंस है जिसके साथ I1 इन कर रहा है, तो I = I1 + I2 तो निकाल लेते हैं। ठीक है, I1 का मान -2/3, अब -1/3 हो गया, तो 3 एलसीएम हो गया, 2 - 1 = 1/3, यानी 1/3 करंट हो गया I के लिए, 2/3 करंट हो गया I1 के लिए, और -1/3 हो गया करंट I2 के लिए। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस टॉपिक्स का। चलो सभी स्टूडेंट देखोगे, यहाँ एक और सर्किट लिए हुए हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है ए से बी के बीच। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी, एक ए से बी के बीच में पता करना है। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस पता करने से पहले ये तो पता कर लें कि सर्किट में करंट कितना फ्लो होता है। तो ये एक क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप हमारे पास क्या है, इसका नाम अगर हम लिख सकते हैं, चलो PQRS। ठीक है, तो हमारे पास PQRSP एक क्लोज लूप हो गया। इसमें कोई भी हम लोग डायरेक्शन ले सकते हैं करंट फ्लो होने के लिए, क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें। चलो हम ये ले लेते हैं, एंटी क्लॉक ले लेते हैं। तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, और ये पाथ का डायरेक्शन है, चूँकि ये सेल का पोटेंशियल अधिक है तो इसी से करंट फ्लो कर लेते हैं। तो ये डायरेक्शन हो गया इस सर्किट पे करंट फ्लो होने का डायरेक्शन, लेकिन पाथ का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये दोनों का डायरेक्शन मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा देखते हुए जो प्रोसेस हम लोग पढ़े थे उस पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल पे देख लेते हैं, बैटरी पे क्या होता है। तो ये देखो, ये ऐसे इन कर रहा है, इसका मतलब ये भी ऐसे ही इन कर रहा है, तो प्लस से निकल कर माइनस में इन कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो मान हो गया, ये जो टोटल वैल्यू हो गया, इसमें गौर करो तो इस सेल के लिए ये करंट यहाँ से निकल के इसमें इन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 6 जो वोल्ट है वो प्लस में हो गया, लेकिन इस सेल पर अगर हम बात करें तो इस सेल पे ये प्लस से क्या हो रहा है, माइनस की ओर जा रहा है, तो ये हमारा -3 हो गया। अब ये रेसिस्टेंस पे बात करते हैं, तो रेसिस्टेंस पे ये जो डायरेक्शन है करंट का, और पाथ का भी वही डायरेक्शन हो गया, दोनों मैच कर रहा है। दैट्स वाई ये -I/1 मान लीजिए यहाँ करंट I निकल रहा है, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कहीं हो नहीं रहा है, इसलिए हम सभी जगह देखो थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम होगा पहले, लेकिन अब ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस 1 है और करंट I इन कर रहा है, दैट्स वाई I × 1। और यहाँ ये भी जो डायरेक्शन है, ये पाथ के डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में रेसिस्टेंस में इन कर रहा है, इसलिए ये भी माइनस हमारा 2 × I हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया 0, तो यहाँ से 3 - I - 2 I = 0, तो 3 = 3I। तो कुल मिलाकर I = जो है हमारे पास 3/3, यहाँ कैंसिल आउट होने के बाद I = 1 एम्पियर, यानी ये पता चल गया कि इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हमको पोटेंशियल पता करना है A से B। तो पोटेंशियल के लिए हम ऐसे भी जा सकते हैं B तक, या फिर नीचे से आ सकते हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, एक पार्ट तो ये बनता है कि ये हमारा A वाला जो हिस्सा है कुछ ऐसे बैटरी 6 वोल्ट और रेसिस्टेंस होते हुए ये बी के पास पहुंच रहा है। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गए जिसमें ये प्लस माइनस है जो 6 वोल्ट का है, और ये 1 ओम का रेसिस्टेंस है। तो हम लोग पहले इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पता, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमको ए से पता करना है, तो VA। अब ये हमारा करंट का जो डायरेक्शन है या जो पाथ का डायरेक्शन था कुछ ऐसा था। ठीक है, ये होने की वजह से ये क्या होता है, करंट के डायरेक्शन का अपोजिट है, तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से हमारा मान क्या हो गया, -6 प्लस यहाँ 1 एम्पियर, और करंट का भी मान 1 था। ठीक है, 1 एम्पियर निकाले हुए, रेसिस्टेंस भी 1 ओम है, और ये टोटल जो है वो कितने पोटेंशियल VB के इक्वल हो गया। ठीक है, तो VA -6 + 1 = VB, तो VA - VB = हमारा कितना निकल गया, 5, ये निकल गया। अगर हम ऊपर से आ रहे हैं, चलो अगर हम लोग नीचे से चलते हैं इसी फिगर के साथ, तो ये हमारा सेल हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये हो गया पॉइंट A, ये पॉइंट B हो गया, ये 3 वोल्ट है, ये 2 ओम का एक करंट है। ठीक है, और करंट का ये डायरेक्शन है हम लोग का, पाथ हम अगर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हाइयर टू लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है, तो VA -3 - 2 इंटू करंट कितना है, 1 एम्पियर का है, इसीलिए इसमें करंट जो है इन कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट इन कर रहा है। ठीक है, इसीलिए टोटल कितना हो गया VB = तो VA -3 - 2 = VB,
तो वी ए माइनस वी वी इक्वल टू हमारे पास मान कितना निकल गया 5। तो ये ऐसे चले या ऐसे चले, तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं किसी दो पॉइंट के बीच। और इससे पहले जो पढ़े उसके माध्यम से हम लोग किसी भी क्रिटिकल सर्किट के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए हम लोग रेसिस्टेंस का मान, फ्लो ऑफ करंट का मान अलग अलग प्रोसेस से निकाल सकते हैं, जिसमें किरचॉफ्स के दोनों नियम को एक एक करके अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, और जो कि इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के एग्ज़ाम पर्पज़ से।